अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम अलवीना अमीन है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डिवीज़न ऑफ नर्सिंग सर्विसेज में बतौर नर्स मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज का हमारा फेसबुक लाइव सेशन दो लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद है। इसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह यह है कि आज हम सब यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं, जिसकी आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसकी दूसरी और बहुत ही ज़रूरी वजह यह है कि आज का जो फेसबुक लाइव सेशन है, आमतौर पे जब हम ऐसे फेसबुक लाइव सेशंस करते हैं तो हम बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं, उनसे हिफाजत या उनकी रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर के ऊपर बातचीत करते हैं या फिर उसके इलाज या मुआवजे के लिए बातचीत करते हैं। लेकिन आज का जो ये मुनफरिद फेसबुक लाइव सेशन है, जिसका मौजू है नर्सेस द हार्ट बीट ऑफ हेल्थ केयर, यानी कि सेहत के निज़ाम की धड़कन, तो आज हम इस धड़कन के बारे में यानी नर्सेस के बारे में बातचीत करने के लिए, इनकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, किस तरीके से ये नर्सेस अपना कंप्लीट जर्नी मुकम्मल करती हैं, इवॉल्व होती हैं, तो इनके इस सफर में एक इंसाइट हासिल करने के लिए और सबसे बढ़कर इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अब इससे पहले कि हम अपने फेसबुक लाइव सेशन का बाकायदा आगाज करें, मैं दरखास्त करूंगी अपने तमाम मेहमान से कि वो अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अलीज़ा अली है और मेरा ताल्लुक़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट से है, जहां मैं बतौर नर्स इंस्ट्रक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूं। नर्सिंग से मैं 9 साल से मुंसलिक हूं और नर्सेस की एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जिम्मा मेरे सर है। Good afternoon all. Assalamu alaikum. As I begin, I would like to extend my gratitude to Miss Alvina for this insightful session. So, मेरा नाम शामिर सलामत है और मैं आगा खान की होम हेल्थ सर्विसेज में एज एन रजिस्टर्ड नर्स फ्रॉम लास्ट 3 years काम कर रहा हूँ और होम हेल्थ सर्विस के प्लेटफॉर्म पर हम कंप्रीहेंसिव और कंपैशनेट केयर पेशेंट के डोर स्टेप पर डिलीवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अलवीना आज की खूबसूरत गुफ्तगू में शामिल करने के लिए। मेरा नाम नीलम सुलेमान है। मैं पिछले 13 साल से नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। मैंने डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया है, जैसे ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, क्लिनिकल प्रिसेप्टर और करंटली मैं एज अ नर्स इंस्ट्रक्टर ऑप्स एंड गाइनी डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, जहाँ हमारा एक और काम ये भी होता है कि हमारी जितनी भी नर्सेस हैं उनकी ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को इन्हांस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा ख़ानम है और मैं आगा खान हॉस्पिटल ऑफ कैंपसेस में बतौर नर्स मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मैंने नर्सिंग का करियर आज से 18 साल पहले एज अ बेड साइड नर्स शुरू किया था और अब मैं एज अ नर्स मैनेजर अपने रोल को अंजाम दे रही हूँ। आगा खान ऑफ कैंपस हॉस्पिटल्स, जिसमें गार्डन, करीमाबाद, खारदर और हैदराबाद शामिल हैं, ये कैंपसेस मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरा रोल स्टाफ की वेलबींग को इंश्योर करना है, उनकी कॉम्पिटेंसी, एजुकेशन और सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा नाम मिसबा नोमान है। शोबाए नर्सिंग में मेरा तजुर्बा 7 साल का है और बिल्कुल मेरे कॉलीग्स की तरह, एलिज़ा और नीलम की तरह, मैं एक नर्स इंस्ट्रक्टर हूँ और मेडिकल सर्जिकल एरियाज़ में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इस बेसिकली मुनफरिद से शोबे में मेरा जो काम है वो ना सिर्फ स्टाफ की क्रेडेंशियल्स को मेंटेन करना है, बल्कि जो बेड साइड नर्सेज और दीगर अमला यानी एलाइट हेल्थ स्टाफिंग है, उनके लिए मुख्तलिफ रिफ्रेशर और स्पेशलिटी बेस्ड कोर्स करवा कर उन्हें न्यू नर्सिंग प्रैक्टिसेस से मुंसलिक रखना भी है, ताकि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला कर रहें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का अपना तारुफ करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब अपने बिजी जिंदगी से कुछ वक्त निकाल के हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और यकीनन ये आपके लिए भी बड़े एजाज की बात है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि आज हम सब इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इंटरनेशनल नर्सेस डे हर साल 12 मई को मनाया जाता है
और इस दिन की बुनियाद 1965 से पड़ी थी, जो कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस की जानिब से दी गई है। हर साल ICN की जानिब से इस दिन के लिए एक थीम दिया जाता है और इस साल बड़ा ही मुनफरिद सा थीम इंटरनेशनल नर्सेस डे के लिए रखा गया है, जो कि है आर नर्सेस आर फ्यूचर इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करें, और बल्कि हम इसी सवाल से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि जब भी हम नर्सेस की बात करते हैं तो हमें एक हॉस्पिटल नजर आता है, हमें पेशेंट का बेड साइड नजर आता है, मरीज नजर आता है, लेकिन इस साल ये जो सेहत का शोबा है और खास करके नर्सेस को मईशत के साथ में या इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट किया गया है। तो मेरा अपने मेहमानों से पहला सवाल ये है कि इस थीम के बारे में आपका क्या ख्याल है और किस तरीके से नर्सिंग इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट होती है। तो मैं अलीजा से दरखास्त करूंगी कि वो अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू अलवीना, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मैं इस सवाल का आंसर कुछ स्टैटिस्टिक्स को रेफर करते हुए करूंगी। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान स्पेंड अराउंड 38 USD पर कैपिटा ऑन हेल्थ केयर, जो कि दूसरे ममालिक के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम इसको आसान ज़बान में समझें तो 85% पाकिस्तान की आवाम हेल्थ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट से देती है। तो अगर हम नर्सिस का इन्वॉल्वमेंट इकनॉमी में देखते हैं तो नर्सिस की 4 साल की मुनफरिद तालीम उनको इस काबिल बनाती है कि वो मरीजों को और उनके अहले खाना को इतनी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करे, इतना खुद मुख्तार बनाए कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी अपनी केयर घर पे कंटिन्यू कर सकें। इससे ना सिर्फ इनके हॉस्पिटल के अखराजात कम होते हैं बल्कि मरीज सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। आपने अलीजा आपने काफ़ी ही वैलिड रिपोर्ट शेयर की है। मैं उसकी कुछ लाइव एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी। जिंदा मिसाल हमारी नर्सेज हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव पे काम कर रही होती हैं। जिस तरह पेशेंट दाखिल होता है हमारे पास, तो थ्रू आउट उसकी एडमिशन डिस्चार्ज होने तक हमारी नर्सेज ये मेक श्योर कर रही होती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मरीज और उसकी फैमिली को इतना एजुकेट किया जाए कि उन चीज़ों के लिए उनको हॉस्पिटल में दाखिल ना रहना पड़े, बल्कि वो घर पे अपना ख्याल रख सके। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन की, वो इंजेक्शन एक नर्स मरीज को लगाना सिखाती है ताकि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, वो घर जा रहा है, तो वो खुद से अपना इंजेक्शन लगा सके। अगर कोई मरीज फीडिंग ट्यूब के साथ डिस्चार्ज हो रहा है, तो हमारी नर्सेस थ्रू आउट ये मेक श्योर करती हैं कि उस फीडिंग ट्यूब का ख्याल कैसे रखना है, उस ट्यूब से फीड कैसे लेना है और खुद को इन्फेक्शन से कैसे बचाना है। ये सारी टीचिंग थ्रू आउट हमारी नर्सेस दे रही होती हैं। हमारे काफ़ी सारे मरीज वेंटिलेटर्स के साथ भी घर डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। आज तक हमने कभी शायद ना सुना हो कि वेंटिलेटर के साथ भी मरीज घर जा रहे हैं, बट उन वेंटिलेटर्स पे उनको कैसे ख्याल रखना है, टिक्योस्टमी ट्यूब्स को कैसे सिक्योर रखना है, उनको इन्फेक्शन से बचाना है, उनकी क्लीनिंग कैसे करनी है, ये सब हमारी नर्सेस मेक श्योर कर रही होती हैं। और इन सब का एक ही बुनियादी मकसद है कि मरीज की कॉस्ट इफेक्टिव हो, मरीज को खर्चा ना बर्दाश्त करना पड़े। ये बहुत ही आप लोगों ने खूबसूरत जवाब दिए हैं और मेरे ख्याल में आपने काफ़ी अच्छे से इस थीम को इंटरनेशनल नर्सेस डे के साथ में कनेक्ट किया है। मैं अपने जो फेसबुक लाइव पे जो ऑडियंस हमें देख रही है उनसे भी गुजारिश करूंगी कि वो अपनी अपनी क्वेरीज हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ताकि जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो आपके कमेंट्स पर रिस्पॉन्ड कर सकें, आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकें, और हम वक्तन फवक्तन आपके कमेंट्स को अपने फेसबुक लाइव का हिस्सा बनाते रहेंगे ताकि हम उस इंगेजमेंट को और इस डिस्कशन को लाइवली रख सकें। अब क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो मेहमान हैं, नीलम ने और साथ में अलीजा ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंट एजुकेशन के ऊपर बातचीत किया। आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से आप पेशेंट की फैमिलीज को समझाते हैं, सिखाते हैं, और मेरे ख्याल में इसके अलावा भी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उसके अंदर रिसोर्स डेवलप करना, कैपेसिटी बिल्ड करना, इन तमाम चीज़ों में हमारी नर्सेस का बहुत ही अहम रोल होता है।
तो खुद ब खुद मेरे जहन में एक सवाल आता है कि इतना सब आप हमारे पेशेंट्स को सिखाते हैं, हमारी कम्युनिटीज को सिखाते हैं, आपको कौन सिखाता है? थैंक यू अलवीना ये सवाल पूछने के लिए। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। बेसिकली जो नर्सिंग की तालीम का अमल है वो एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना ख़त्म होने वाली तालीम। लेकिन अगर आप डिग्री की बात करें तो नर्सिंग का जो नर्स को एक नर्स बनने का जो तालीम का सफ़र है वो स्कूल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक नर्स अपनी 4 साल की BSc की डिग्री कंप्लीट करती है और कुछ लिमिटेड क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज लेती है। अब जब नर्स ने 4 साल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो एक नर्स वेल इक्विप हो जाती है नॉलेज और एजुकेशन में। लेकिन आर्टिकुलेशन ऑफ दैट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस इज एन आर्ट। ये एक ऐसा आर्ट है जिसकी तकमील के लिए आगा खान अस्पताल ने एक प्लेटफॉर्म बड़ा ही मुनफरिद दिया गया है नर्सों के लिए, और वो है नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज। तो NES में ये नर्सेज जब 4 साल की पढ़ाई मुकम्मल करती है तो वहाँ पर आती है। नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज में जो नर्सेज है वो बेसिकली बहुत ही तजुर्बा-कार नर्सेस है, जिन्हें हम क्लिनिकल टीचर्स भी कहते हैं। ये टीचर्स जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उन्हें ट्रेन करती है अगेन, और जो 4 साल उन्होंने पढ़ाई की है उन्हें रिकैप करती है। उसके बाद जो है वो जो नर्स है वो एक 12 महीनों पर मुश्तमिल एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में एंटर होता है। ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे डॉक्टर्स का रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है। 12 महीनों के इस तवील अरसे में जो एक नर्स है वो 12 अलग स्पेशलिटी में काम करती हैं, जैसे कि मेडिकल एरिया, सर्जिकल एरिया, हमारे क्रिटिकल एरिया जैसे ICU हो गया, CICU हो गया, हमारे इमरजेंसी के एरियाज जैसे ट्रॉमा के एरियाज है, हमारे ऑन्कोलॉजी के एरियाज जहाँ कीमोथेरेपी होती है। इन तमाम एरियाज में हमारी जो हमारी नर्सेज है, जो ट्रेनी नर्सेज है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ओरिएंटेशन चेकलिस्ट ये पूरी करती है, मुकम्मल करती है, और इस 1 साल के बाद नर्स बिल्कुल प्रोफेशनल होकर अपने एरियाज में आती है और ऑन बोर्ड हो जाती है। ये जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है वो नर्सेज को काफ़ी हद तक हेल्प करता है, एक्सपोजर देता है, इससे एक्सपीरियंस देता है, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने में मदद करता है, और इन सब से ऊपर जो एक बहुत अहम चीज़ है, उन्हें कैरियर पाथ को दरियाफ्त करने की बेसिकली मदद फराहम करता है। मिसबा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नर्सिंग स्टूडेंट से नर्सिंग इंटर्न तक के सफ़र को हमारे सुनने वालों के लिए और जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए काफ़ी हद तक वाज़ेह किया है। मेरा अगला सवाल जो है वो फातिमा से है कि आप किस तरीके से, जैसे अब तक मिसबा ने जिक्र किया कि जो न्यू नर्सेज हैं वो स्कूल से जब ग्रेजुएट करके फ्लोर के ऊपर आती हैं तो ऑलरेडी फ्लोर पे काफ़ी सारी वर्कफोर्स हमारी मौजूद होती है नर्सेज की, तो उनकी नशोनुमा के लिए या जो नई प्रैक्टिसेस आ रही हैं उनसे मुतारिफ करवाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि हम उनके लिए भी जो है वो इस तरह के एफर्ट्स करते हों? जी बिल्कुल अलवीना, जैसा कि मिसबा ने बहुत एक स्ट्रक्चर प्रोसेस बताया है, बिल्कुल उसी तरह से जब नर्सेज हमारे पास फ्लोर्स पर आती हैं तो हम उनको बहुत सारी एजुकेशन और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करते हैं ताकि वो इस काबिल बन सकें कि वो पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को अच्छे से गाइड कर सकें कि उनको घर पर और हस्पताल में रहते हुए किस तरीके से अपना ख्याल रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो काम करने का जो एरिया है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है। हमारे पास जो नर्सेज और मिडवाइफ्स काम करती हैं वो एंटीनेटल और पोस्टनेटल एजुकेशन में बहुत महारत रखती हैं। हम इस एजुकेशन के थ्रू पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपको पूरे हमल के दौरान एक मदर को अपना ख्याल किस तरह से रखना है, अपने आने वाले बच्चे का ख्याल किस तरह से रखना है। सेकेंडली हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम इस प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में फ़ादर्स को भी इन्वॉल्व करें। रिसर्च स्टडीज़ बताती हैं कि फ़ादर्स की इन्वॉल्वमेंट से एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है एक मदर की वेलबींग के ऊपर, और वो ये पूरा अपना पीरियड बहुत पॉजिटिवली रिकवर करती है और पॉजिटिवली उसको इमोशनल एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर पाती है। साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम हर वक्त अपने पेशेंट्स का या आने वाले बच्चे का तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन हम मदर की वेलबींग का ख्याल नहीं रख पाते। सो जो भी एजुकेशन प्रोसेस हम अपने नर्सेस को देते हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम उनकी करवाते हैं डिफरेंट वर्कशॉप से, डिफरेंट सेशन से, वो इनको मदद करता है कि वो अपने पेरेंट्स को
अच्छे से टीच कर सकें, उनको वार्निंग साइंस के बारे में बता सकें, उनको अपने नॉर्मल प्रोसेसेस के बारे में बता सकें, ताकि वो घर जाकर अपनी किस तरह से टेक केयर करनी है, अपनी वेलबींग कैसे करनी है, उसका ख्याल रख सकें। तो फातिमा और मिसबा की बातों से मुझे ऐसा महसूस होता है दैट वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब हम कोई भी कसर नहीं छोड़ते कि हम अपने आने वाली नर्सेस और जो ऑलरेडी हमारे फ्लोर पे नर्सेस हैं, हम उनकी डेवलपमेंट के लिए हर हद तक जाते हैं और उन्हें सिखाते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में जिम्मेदारी वाला काम है जो आप लोग सर अंजाम देते हैं। इससे मुझे मैं रेफर करती हूँ, हमारे इदारे के अंदर हम बड़ा फेमसली 4 C's को फोकस करते हैं, जिसका जो सबसे पहला सी है वो कम्युनिकेशन है, यानी बातचीत है। और मेरे ख्याल में हेल्थ केयर के अंदर जितना ज़्यादा नर्सेस कम्युनिकेट करती हैं अपने मरीजों के साथ में, अपने जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, यानी कि जो डॉक्टर्स हैं और दूसरे सपोर्ट स्टाफ्स हैं, तो कम्युनिकेशन की ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। दूसरा फेमस सी जिसको मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहूंगी इज आवर कॉम्पिटेंसी। जैसा कि मिसबा ने कई बार जिक्र किया, फातिमा ने कई बार जिक्र किया कि ऑन फ्लोर आने वाले स्टाफ की जो कॉम्पिटेंसी है हम उसको भी बिल्ड करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि वो जो भी स्किल्स परफॉर्म करते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर को हैंडल करने जैसी कॉम्प्लेक्स स्किल हो या फिर पेशेंट को ट्यूब के जरिए से फीड करवाना हो, ये तमाम चीजें जो है वो इसके लिए कॉम्पिटेंसी की बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। तीसरा सी जिस पर हम काम करते हैं वो हमारी क्रेडेंशियलिंग है, और क्रेडेंशियलिंग से मुराद ये है कि फ्लोर पे जितने भी नर्सेज आते हैं तो इससे पहले कुछ बेसिक कोर्सेज हैं जो परफॉर्म करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट है, आईवी कैन्युलेशन किस तरीके से मरीज को लगानी है जो कि हमारा रोजमर्रा का काम है, उस कैन्युले में से मेडिसिन मरीज को कैसे प्रोवाइड करनी है, और ऐसी बहुत सारे बेसिक कोर्सेज हैं जो स्टाफ को फ्लोर पे आने से पहले उनको इंश्योर करते हैं और उसका ऑनलाइन मैकेनिज्म से क्रेडेंशियलिंग को इंश्योर किया जाता है। और इसका जो सबसे आखिरी सी है और मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो इसकी कंप्लाइंस को मॉनिटर करना है और इसकी कंप्लाइंस को मेजर करना है। तो मैं चाहती थी कि मैं ये जो 4 सी हमारे इदारे के हैं मैं आपके साथ में इनको शेयर करूं। शाहमीर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि जब आपने अपना तारुफ करवाया तो आपने बड़ी ही एक दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि हम कंपैशनेट केयर को मरीज के घरों तक पहुंचाते हैं, और मेरे ख्याल में ये बड़ा ही मुनफरिद किस्म का तस्वुर है, क्योंकि आमतौर पे हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो घरों पे डिलीवर हो जाता है कस्टमर के, लेकिन सेहत को पेशेंट के घर पे डिलीवर करना एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो मेरा आपसे सवाल इसको लेके ये है कि आप उन नर्सेस की नशोनुमा के लिए या उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसी के लिए क्या इकदाम करते हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना आपके इस वैलिड क्वेश्चन का। तो जैसे कि मिसबा ने और फातिमा ने हमें बताया कि हॉस्पिटल के अंदर हम नर्सिंग एजुकेशन को कितना प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, इसी तरीके से होम हेल्थ सर्विसेज में भी जो भी न्यू एनरोल्ड नर्सेज होते हैं वो एक नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करते हैं, और जब ये नर्सेज आगा खान के स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क को अचीव करते हैं तो ये होम हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और क्लिनिकल नर्स कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि ऑन गोइंग बेसिस पर पेशेंट नर्सेज की जो टीचिंग सेशंस होते हैं, उनकी क्रेडेंशियलिंग होती है, उनकी स्किल रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं, और ताकि जो हमारे नर्सेज हैं वो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस और लेटेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उस तक जो है वो अपनी जो फरहमी है वो उन तक होती रहे। और इसी के साथ साथ हम लोग उन्हें इन पेशेंट में भी असाइन कर रहे होते हैं ताकि वो अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकें, और जो स्किल्स हम लोग हॉस्पिटल इन वार्ड के अंदर हम लोग स्किल्स साइन ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास CIME सेंटर ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन है जो कि मेन कैंपस पर अवेलेबल है। तो वहां पर हमारे पास सिमुलेशन बेस्ड साइन ऑफ्स होते हैं जिसमें हमारे नर्सेज जो हैं वो साइन ऑफ्स करते हैं और अपनी क्लिनिकल और क्रिटिकल जो स्किल्स होते हैं उनको इवेलुएट करते हैं और अपनी कैरियर की अपलिफ्टमेंट करते हैं। दैट्स ऑल।
मैं शामिर की बात में थोड़ा सा एडिशन करना चाहूँगी कि हमारे पास CIME के अंदर ही हम एक लाइव सिनेरियो क्रिएट करते हैं अपनी नर्सेस को और मिडवाइफ्स को, और जो दूसरा बाकी हमारा नर्सिंग का अमला है, हम उनके वहाँ पे सेशंस अरेंज करवाते हैं। हम इनको एक लाइव सिनेरियो देते हैं जिस सिनेरियो में वो अपनी प्रैक्टिसेस को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर उसमें ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो भी वो वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं वो साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा होता है। डीब्रीफिंग सेशन में हम उनको वो रिकॉर्डिंग शो करते हैं जिसमें वो अपने गैप्स फाइंड आउट करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है। जब हम इस तरीके से पूरा एनालिसिस इनको शो करते हैं तो वो लर्न करते हैं कि कहाँ कहाँ उनकी मिस्टेक्स हुई हैं, ताकि जब वो एक्चुअल सिनेरियो में पेशेंट केयर पे पेशेंट के पास जाकर वो स्किल्स परफॉर्म करें तो वहाँ पर उन मिस्टेक्स को, उन गैप्स को कवर अप कर पाएं। सेकेंडली हमारे पास एक प्रोसेस हमने इंट्रोड्यूस किया है जो कि इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस है, दैट इज़ मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ डिफरेंट स्पेशलिटीज़, जिसमें अडल्ट के वार्निंग साइंस हैं, मैटरनल के वार्निंग साइंस हैं और पीडियाट्रिक के वार्निंग साइंस हैं। हमारी नर्सेज इन वार्निंग साइंस के ऊपर ट्रेन है। इनमें क्या होता है कि नर्सेज पेशेंट की सिचुएशन को, कंडीशन को असेस करती हैं और उनको 4 से 5 हम वार्निंग साइंस बताते हैं कि अगर ये साइंस मरीज के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं तो आपको इमरजेंसी रिस्पांस को कांटेक्ट करना है। हमारे पास अस्पताल में एक रैपिड रिस्पांस टीम है जो कि नर्स बेस्ड होती है, नर्सेज उसमें ट्रेंड होती हैं। वो उन बेड साइड नर्सेज की हेल्प करती हैं जो कि जिनके पास वो पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकल इमरजेंसीज में होते हैं। बेड साइड की नर्स आइडेंटिफाई करती है वार्निंग साइंस को, रैपिड रिस्पांस टीम को कॉल करती है। रैपिड रिस्पांस टीम की नर्स वहाँ पर पहुँचकर पेशेंट का असेसमेंट करती हैं। चूँकि वो एडवांस लेवल पर ट्रेंड होती हैं तो वो उस हिसाब से अपनी मेडिकल टीम को कॉल आउट करती हैं और फिर एक टीम बेस्ड अप्रोच के साथ हम पेशेंट की केयर करते हैं। और इस तरीके से हमने बहुत सारी पेशेंट्स की जानें बचाई हैं और उनको कॉम्प्लिकेशंस में जाने से भी बचाया है। माशाल्लाह फातिमा, आपने काफ़ी ज़्यादा इस पूरे प्रोसेस को हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए एलॉबरेट किया, और मैं भी एज अ नर्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस शोबे से मुंसलिक हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि हम अपने फेसबुक जो लाइव सेशन है इसके कमेंट्स को अपने डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे, तो जो पहला सवाल इस वक्त मुझे मौसूल हुआ है वो ये है कि हम किस तरीके से अगर कोई हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि हम अपने पेशेंट्स के लिए एडवोकेसी करते हैं, या किस तरीके से हम अपने पेशेंट को उनके हक में बात करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। और इस सवाल के जवाब के लिए मैं नीलम से दरख्वास्त करूंगी कि अगर वो अपने राय का इजहार कर सके और बता सके कि हम किस तरह से पेशेंट एडवोकेसी करते हैं। ओके अलवीना, बहुत ही वैलिड और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज नर्स 24 घंटे मरीज के साथ होती है, 24/7, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सारी शिफ्ट नर्स मरीज के साथ होती है। तो नर्स वो फर्स्ट फ्रंट फेस है जो कि मरीज के लिए हर टीम से एडवोकेट करती है। अगर एक मरीज के लिए कोई दवाई एंटर हुई है, उसको टाइम पे नहीं मिल रही है, तो नर्स इज द फर्स्ट पर्सन टू एडवोकेट, टू स्पीक अप। वो मरीज के लिए आवाज़ उठाती है, वो मेक श्योर करती है कि उसको उसकी दवाई, उसका केयर, उसका ट्रीटमेंट टाइम पे मिले। उसके लिए अगर उसको डॉक्टर से कोलैबोरेट करना पड़े, उसको फिजियोथेरेपी से कोलैबोरेट करना पड़े, उसको किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से कोलैबोरेट करे, सो नर्स इज द फ्रंट लाइन पर्सन, फर्स्ट फेस पर्सन जो कि एडवोकेट करती है और मेक श्योर करती है कि उसके पेशेंट को राइट चीज़ मिले और वो ईज में रहे। मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सारी मिसालें मज़ीद हमें अपने डेली प्रैक्टिसेस में मिलती हैं जहां मरीज़ या उनके जो ख़ानदान होते हैं वो मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे होते हैं और उन्हें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो नर्सेज होती हैं वो पेशेंट्स के और उनके फैमिलीज़ के शाना बशाना काम करती हैं और उन्हें उस डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है या डिफ़िकल्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर फैसला लेने में उन्हें मदद करती हैं। और मेरे ख्याल में ये भी एक आला फॉर्म है जो कि हमें एडवोकेसी की मिसाल देती है। इसी के साथ हम अपने अगले थीम की जानिब बढ़ते हैं, जिसके अंदर मैं अपने तमाम मेहमानों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो फंक्शंस के बारे में बात किया, आपने नर्सेस की वेलबींग के बारे में बात किया, आपने उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में बात किया,
आपने पेशेंट और उनकी फैमिली और कम्युनिटीज के बारे में बातचीत की। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम किस तरीके से आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस को इंश्योर करते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो कोलैबोरेशंस हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे शोबे के अंदर? अलवीना, कोलैबोरेशन जो है वो नर्सिंग के साथ शाना बशाना मिलके काम कर रही होती है। जैसा कि नीलम ने हमें बताया कि नर्सिंग वो वाहिद हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो वाहिद शख्स है जो मरीज़ के साथ 24 घंटा रहती है। तो इसमें क्या होता है कि नर्स जो है वो आराम से मरीज़ों की नीड को एनालाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है, और उन्हीं नीड्स की बेसिस पे वो डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करती है ताकि मरीज़ों को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके। बहुत सी चीज़ें नीलम ने ऑलरेडी कवर कर दी है, मैं 2-3 उसमें ऐड करूंगी पॉइंट्स को। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है, तो अस्पताल में नर्सेज ने पेपर को कट डाउन किया है ताकि कार्बन के इमिजन्स को हम कट डाउन कर सके। तो हमने QR कोड्स इनिशिएट किए नर्सेज ने, और वो QR कोड्स का इस्तेमाल करती है हर चीज़ के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने हमारे नर्सिंग के जो क्रेडेंशियल्स है वो सारे हमने ऑनलाइन कर दिए हैं। जो भी नर्सों की और एजुकेशनल मटेरियल्स है या फिर पेशेंट के एजुकेशनल मटेरियल्स है, ये सारे हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे पास जो है वो 1.aku.edu एक वेबसाइट है जहाँ पर भी हमारे पास ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल है, तो पेपर वर्क हमारा बहुत कट डाउन हो गया है। दूसरी अहम बात है मेडिकल सर्जिकल आइटम्स या इक्विपमेंट्स जो हमारे अस्पताल में हमारे एरियाज में इस्तेमाल होते हैं। उन आइटम्स में मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे कि इक्विपमेंट है हमारे पास डिफिब्रिलेटर। जब भी मरीज की दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना हो पाए तो हमें शॉक देना पड़ता है, डिफिब्रिलेटर उसमें हमारी हेल्प करता है। दूसरा है टेलीमेट्री यानी दिल की रिदम को मॉनिटर करने वाली मशीन। तीसरा है बाईपैप, जिससे हम जो है वो मरीजों को आर्टिफिशियली जो है वो हम सांस जो वर्क ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। वेंटिलेटर्स है, मसनूई मशीन्स है। बताने का पर्पस ये है कि ये जो सारे इक्विपमेंट्स है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, सेंसिटिव है, तो ये आइटम्स हमारे सही तरीके से काम करते रहे तो नर्सेस कोलैबोरेट करती है बायोमेडिकल टीम के साथ और टाइमली प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस PPM उन तमाम इक्विपमेंट्स का करवाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास आ जाती है डायग्नोस्टिक सर्विसेज की। हम सबको मालूम है कि मरीजों के हर दिन के हिसाब से कभी एक्सरे है, रेडियोलॉजी में CT स्कैन है, MRI है, एंडोस्कोपी है या फिर सर्जरी है, हर तरीके से नर्स जो है वो कोलैबोरेट करती है हर टीम के साथ ताकि ये जो मरीजों के प्रोसीजर्स है वो टाइमली बेसिस पे कंप्लीट हो सके, ताकि इन सर्विसेज में डिले ना आए, क्योंकि अगर डिले नहीं आएगा तो मरीज का इंटरवेंशन जल्दी होगा, डायग्नोसिस जल्दी होंगे, और ये सारी चीजें अगर अर्ली हो जाएगी तो मरीजों का डिस्चार्ज अर्ली होगा। और ये हमारे टॉपिक पे दोबारा सी बात आ जाती है कि जो इकोनॉमिक की बात हमने स्टार्टिंग में की थी, तो अगर अर्ली डिस्चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो मनी है, जो पैसे, उसमें भी कट डाउन होगा। तो कोलैबोरेशन और नर्सिंग जब भी साथ साथ काम करेंगे तो मरीजों के आउटकम्स बेहतर होंगे और जो मरीजों का अस्पताल में उनका जो स्टे है वो बहुत ही खुशनुमा गुजरेगा। मिसबा, थैंक यू वेरी मच। आपने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में रोशनी डाली। इसी के साथ हमारे फेसबुक पे कुछ कमेंट्स थे जिसके अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से जो है वो नर्सिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब तक जितनी भी मिसालें हमें दी गई हैं या हमारे साथ शेयर की जा रही हैं, उससे हमें अंदाजा होता है कि नर्सेज हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर किसी भी और टीम के साथ शाना बशाना अपना रोल प्ले करती है। ये बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है कि मरीज को इस वक्त कहाँ रहना चाहिए, किस एक्विटी या किस स्पेशलिटी के अंदर मरीज का दाखिला होना चाहिए। तो ये तमाम डिसीजंस और ये तमाम जो फैसले हैं ये नर्सेस की जिम्मेदारी का हमें एहसास दिलाते हैं। हम अपने प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ते हैं और शाहमीर, मेरा आपसे सवाल है और हमारे फेसबुक के कमेंट्स के अंदर भी कई सारे होम हेल्थ को लेके सवालात आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा सवाल आपसे ये है कि होम हेल्थ के अंदर क्योंकि हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और मरीज अपने घरों पर होते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ टीम्स अवेलेबल होती हैं,
आप किसी भी सूरत में, किसी परेशानी में जो है वो फौरी तौर पर किसी को बुलवा कर अपनी मदद मांग सकते हैं। घरों पर इस तरह के कोलैबोरेशंस को आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया अलवीना, आपका आपने क्वेश्चन को शामिल किया। तो मैं बताता चलूं कि जैसा कि हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज जो है वो कोलैबोरेटिवली दूसरे मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स के साथ जो है वो वर्क कर रही होती हैं, इसी तरीके से जब घर पर एक इंडिविजुअल जो है वो पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड करता है पेशेंट को, तो हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि आपने देखा होगा कि मल्टी स्पेशलिटीज होती हैं, उनके नर्सेज जो है वो मल्टी स्पेशलिटीज के साथ काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से घर पर भी नर्सेज जो है वो मल्टी स्पेशलिटीज वाले पेशेंट्स को जो है वो केटर कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास पैलिएटिव, न्यूरो, ऑन्कोलॉजी, पोस्ट सर्जिकल केयर के लिए हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, और कुछ क्रिटिकल के पेशेंट्स होते हैं जिसमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड पेशेंट्स, बाईपैप एसोसिएटेड पेशेंट्स होते हैं। तो इसी के साथ साथ नर्सेज जो हैं वो नर्स और क्लिनिकल नर्स कोऑर्डिनेटर्स, ये दोनों साथ मिलकर पेशेंट को असेस करते हैं, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ मिलकर एक पेशेंट का केयर प्लान बनाते हैं। उस केयर प्लान को इम्प्लीमेंट और इवेलुएट किया जाता है, और इसी के साथ साथ जो है हमारे पास ऑन गोइंग बेसिस पर जो है वो उनकी कंसल्टेशंस, रियल टाइम फैसिलिटेशंस जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं, और हमारे नर्स नेविगेटर्स होते हैं जो कि ऑन बेस जो है वो पेशेंट्स को विजिट करते हैं, पेशेंट की फैमिली और दूसरे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, ताकि पेशेंट की जो कंटिन्यूटी ऑफ केयर है वो घर पर जो है वो कंटिन्यू हो सके। शामिर, आपने बड़ी ही खूबसूरत बात कही, और हम इससे पहले कि अलीज़ा के कमेंट तक जाएं, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपने जो है वो नर्सिंग केयर प्लान का जिक्र किया, और आमतौर पे हम सुनते हैं कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट प्लान है, या डॉक्टर इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि मरीज का इलाज इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन आपने एक टर्म यूज किया नर्सिंग केयर प्लान का। तो नीलम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि नर्सिंग केयर प्लान बेसिकली क्या होता है और इसके क्या इम्प्लीमेंटेशन है? जी बिल्कुल अलवीना, ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म है नर्सिंग केयर प्लान, और ये एविडेंस बेस्ड टूल है। नर्स, जिस तरह हमने सुना है डॉक्टर असेस करता है, अपना प्लान करता है, मैनेजमेंट प्लान होता है डॉक्टर का, नर्स का एक केयर प्लान होता है। जब भी एक पेशेंट दाखिल होता है उसके एडमिशन के टाइम पे नर्स उसको पूरा असेस करती है, और उसी एडमिशन के टाइम पे आइडेंटिफाई करती है कि मेरे पेशेंट के फॉर एग्जांपल दीज 2 या 3 इश्यूज हैं जिस पे मुझे प्लान करना है, जिसकी मुझे इंटरवेंशंस प्लान करनी है और उसको टाइमली रिजॉल्व करना है। नॉट जस्ट प्लानिंग द केयर, उस पे काम भी करना है और उसका क्लोजर भी करना है, और उसके लिए टाइमलाइन नर्स ही डिसाइड करती है। उस केयर प्लान की अगर हम एग्जांपल्स लें तो फॉर एग्जांपल पेन है, एक पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, तो नर्स असेस करती है कि मेरे पेशेंट को पेन है तो उसका स्केल क्या है। अब फॉर एग्जांपल वो मॉडरेट पेन है तो नर्स उसके लिए इंटरवेंशन प्लान करेगी। वो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल्स भी हो सकते हैं। दवाई देनी है, दवाई के अलावा नर्स उसके लिए क्या कर सकती है, और फिर वो उसके लिए टाइमलाइन डिसाइड करती है कि फॉर एग्जांपल उसका दर्द अगर 5 की स्केल का है तो 3 पे पहुंचाना है, 3 से 2 पे पहुंचाना है, और हर शिफ्ट वो उसको रीअसेस करती है। सिर्फ दर्द ही नहीं, अगर आपको सुन के बहुत ही फील होगा कि हमारे पास नर्सेस एंजाइटी है, फॉल है, सेल्फ केयर है, एक पेशेंट है सेल्फ केयर नहीं कर सकता, उसको भी प्लान करती है कि कब तक और कैसे वो पेशेंट खुद का केयर करने के काबिल बन जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जिसको नर्सेस प्लान करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं, और फिर मेक श्योर करती हैं कि वो डिस्चार्ज से पहले ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया नीलम इसका जवाब देने के लिए। अलीज़ा, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे कोलैबोरेशन के ऊपर जो है वो मजीद रोशनी डालें। थैंक यू अलवीना, मेरे कलीग्स मिसबा और शामिर ने काफ़ी हद तक इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के बारे में हमें गाइड किया। मैं यहाँ पर नर्सेस के अहम किरदार को नेशनली और इंटरनेशनली कोलैबोरेशन से भी रिलेट करना चाहूँगी।
अगर हम नेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन की बात करें तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि आगा खान अस्पताल ने काफ़ी दूसरे अस्पतालों के साथ MOU साइन किया है। MOU को हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक पार्टनरशिप या मुआहदा होता है जो हम दूसरे अस्पतालों के साथ करते हैं, और उसमें भी नर्सेस का एक अहम किरदार होता है। वो अहम किरदार ये होता है कि नर्सेस अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस फैसिलिटी को इवैल्यूएट करती हैं, उस फैसिलिटी में मिलने वाली केयर डिलीवरी को इवैल्यूएट करती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपने मरीजों को वो वहाँ पर रेफर कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि कभी खुदा ना करे हमारे पास बिस्तर की कमी है, हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हम उनको वो स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो हम फिर उनको उन हॉस्पिटल्स में रेफर कर सकें। तो ये हमें नेशनल कोलैबोरेशन की एक बहुत अच्छी मिसाल देती है। इसी के साथ अगर हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो इंटरनेशनली हमारे पास नर्सिंग प्लेटफॉर्म्स और नर्सिंग एजेंसीज होती हैं। तो मेरा ताल्लुक शोबा इमरजेंसी से है, तो इमरजेंसी में अगर हम बात करें तो इमरजेंसी नर्स एसोसिएशन एक एजेंसी है जिसका हमने नाम सुना होगा। तो नर्सेस का अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अगर उन एजेंसीज के साथ हो तो उसका भी फायदा हमारे ही अपने प्रोफेशन को होता है, जिसमें हम उनकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करते हैं, उनको हमारे करिकुलम में हमारे इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हम भी शाना बशाना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। इसके अलावा ये नेटवर्किंग भी प्रमोट करता है। उस नेटवर्किंग के जरिए हम अपने ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को भी एड्रेस कर सकते हैं, जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर नर्सेस के इंस्ट्रूमेंटल रोल को हाईलाइट करता है। बहुत शुक्रिया अलीज़ा, आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे हमें हमारे ऑडियंस को और हमें मुतारिफ करवाया कि किस तरीके से नर्सेस कोलैबोरेट करती हैं, किस तरीके से वो नेटवर्किंग करती हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं इकरा का डिस्कशन करना चाहूँगी, या मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। इकरा हमारे इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज़ हैं, और मेरे ख्याल में जो अब तक की हमारी डिस्कशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इकरा का इम्पैक्ट नजर आता है। तो जब हम इकरा से शुरू करते हैं तो पहला लफ्ज इसका आई है, यानी कि इम्पैक्ट। तो नर्सेस जो है वो पेशेंट्स की न सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर बल्कि कम्युनिटीज में उन पे, उनकी फैमिली पे एक राइट इम्पैक्ट डालने की कोशिश करती हैं, एक पॉजिटिव तरीके से असरअंदाज होती हैं। इसके बाद क्वालिटी, तो वो अपने केयर के स्टैंडर्ड्स को, मयार को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। रेलेवेंट, यानी वो उनको रेलेवेंट केयर प्रोवाइड करती हैं जो उस वक्त उनकी ज़रूरत है। जैसे कि नीलम ने बताया कि हम नर्सिंग केयर प्लान देते हैं जो उनकी उस कंडीशन से काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होता है और उनके लिए ख़ास बनाया जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही जो है वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। और अभी कुछ देर में जब हम बात करेंगे इनोवेशन की या सिम्युलेशन की, तो हम मज़ीद एक्सेस टू हेल्थ केयर के ऊपर मजीद फोकस करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक लाइव पे जो हमें कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया है एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए, और इस सेशन को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, और बहुत सारे अपने कमेंट्स पोस्ट करने के लिए। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो सवाल यहाँ पर मुझे दिखा, और ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट सवाल है। इन्होंने पूछा है कि जैसे जैसे जो पेशेंट की पेचीदगियां बढ़ती जाती हैं या हेल्थ केयर की जो ज़रूरियात है वो बढ़ती जाती हैं, तो वैसे वैसे नर्सेस किस तरीके से इंश्योर करती हैं कि वो पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड कर सकें। तो मैं गुजारिश करूंगी फातिमा से कि अगर वो कुछ एक आध दो लाइन के अंदर हमें पेशेंट सेंटर्ड केयर पे हम नर्सेस किस तरीके से फोकस करती हैं, अगर इसके ऊपर कुछ अपनी राय का इजहार करें। अलवीना, जैसे मैंने आपको बताया कि नर्सेज जो हैं वो शुरुआत से ही, मेरे कोलीग्स ने भी इस पर डिस्कस किया कि शुरुआत से ही नर्सेज जो हैं वो पेशेंट के केयर में इन्वॉल्व होती हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन टिल डिस्चार्ज हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि पेशेंट इस बीमारी के साथ आया है, इसके ये इश्यूज़ हैं, नर्सिंग इश्यूज़ ये हैं, मेडिकल इश्यूज़ ये हैं। हम उसको प्रॉपर प्लान करते हैं, हम कोऑर्डिनेट करते हैं फिजिशियंस के साथ, डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स के साथ, और उसकी एक कोऑर्डिनेटेड केयर प्लान होती है। साथ साथ हम इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन, और फैमिली मेम्बर्स को भी हम कम्युनिकेट करते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में जो कि उस पेशेंट के साथ हो रहा होता है।
और हम हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ना सिर्फ उसकी फिजिकल हेल्थ बल्कि हम उसकी इमोशनल, मेंटल वेलबींग और फैमिली की मेंटल वेलबींग का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम पेशेंट सेंटर्ड केयर की बात करते हैं तो हम पेशेंट के तमाम एरियाज को फोकस करते हैं, ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उसकी फैमिली को भी हम प्रॉपर तरीके से एजुकेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और हम उनके भी कंसर्न्स को सुनते हैं और हमारा काम होता है कि हम उनको अच्छे से सुने और फिर हम उनको आगे जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो अपनी टीम तक कम्युनिकेट करें। तो इस तरह से हम एक पेशेंट सेंटर्ड केयर उसको हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड करते हैं और अगर इसी तरह से ये पेशेंट जब घर शिफ्ट होते हैं और उनकी घर में जाके कोई नीड होती है, फॉर एग्जांपल कोई मरीज ऑक्सीजन के साथ घर जाता है, कोई मरीज एनजी ट्यूब के साथ घर जाता है, तो हम उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देकर और हम उनको वहाँ पर घर पे शिफ्ट करते हैं और फिर हमारे पास होम हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं जो कि मेरे कोलीग शामिर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो इस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि पेशेंट सेंटर्ड केयर हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वेलबींग प्रमोट हो सके। बहुत शुक्रिया फातिमा, और मेरे ख्याल में आपने काफ़ी तफसीली जवाब दिया कि हम किस तरीके से मरीज की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ख़ास प्लान करते हैं उनके क्वेश्चंस का। और हम, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन बात इसमें ये होती है कि हम प्रोएक्टिवली हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आज अगर ये मरीज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और अगले एक हफ्ते में इस मरीज ने घर जाना है, तो घर पे उसको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, वो तमाम फहरिस्त हम उन्हें तैयार करके प्रोवाइड करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि वो तमाम फैसिलिटीज हम होम हेल्थ सर्विसेज के थ्रू या ऐसे बहुत सारी हम इकदाम करते हैं ताकि जब वो एक बार घर चले जाएं तो उनको किसी किस्म के परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से बड़ा ही एक दिलचस्प सवाल है जो हमें अपने अगले थीम के जानिब ले जाता है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि हम किस तरीके से अपने नर्सेस को आने वाले वक्त के लिए तैयार करते हैं। और अभी आप लोगों ने बहुत सारी दफा ये अल्फाज के इस्तेमाल किए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सिमुलेशन बेस्ड प्रैक्टिस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है क्या चीज और इसमें सिमुलेशन का या इनोवेशन का क्या रोल है? सो अलवीना, जैसे कि हमने आई एम वेरी हैप्पी कि ऑडियंस ये सवाल पूछ रही है और आजकल का ये दौर है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे काम करते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो है वो रिसर्च के थ्रू से निकल कर आती हैं और नर्सेज अपने आजकल के दौर में रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। वो एज अ प्राइमरी रिसर्चर भी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके, रिसर्च करके और हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो ये रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस होती हैं जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर। जैसे कि आपने कुछ प्रैक्टिसेस पास्ट के ज़माने में किया होती थी लेकिन अब वो प्रैक्टिसेस चेंज हो गई हैं। सो अब हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिसर्च बेस्ड लेबर केयर गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की हैं जिसमें उन्होंने कंपेनियनशिप और वुमेन सेंटर्ड के ऊपर बात की है और अब हम भी अपने हॉस्पिटल्स के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जब हमने ये रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस अपनी नर्सेस और मिडवाइफ्स को इंट्रोड्यूस की थी तो हमने भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस किया जिसमें हमने कंपेनियनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो देखा, जो कि हमने अपने कल्चर में और अब तक की अपनी पास की गाइडलाइंस में उसको कहीं ना कहीं मिस किया था। लेकिन इंटरनेशनली ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होता है और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है एक माँ को, एक आने वाले बच्चे को और एक कंप्लीट फैमिली को। उसी तरह से हमने न्यूबॉर्न एम्स का एक वर्कशॉप इंट्रोड्यूस किया जो कि सिमुलेशन बेस्ड मेथडोलॉजी के ऊपर है और ये पूरे का पूरा वर्कशॉप नर्सेज ने प्लान किया जिसमें उन्होंने नीड आइडेंटिफाई की बेस्ड ऑन द सम इंसिडेंसेस के पेशेंट्स के साथ जो कि बहुत सारे वार्निंग साइंस पिक हुए तो फिर उसके ऊपर मैनेजमेंट नहीं हुआ। सो हमने नीड्स को आइडेंटिफाई करके एक न्यूबॉर्न एम्स का वर्कशॉप प्लान किया जिसके अंदर हमने सिमुलेशन बेस्ड मेथडोलॉजी यूज़ की और हम पिछले 2 सालों से इस वर्कशॉप को रन कर रहे हैं।
इस वर्कशॉप के करने के बाद जब हमने अपनी नर्सेस को फ्लोर पर भेजा, मिडवाइफ्स को फ्लोर पर भेजा, तो हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। उन्होंने वो साइंस पिक किए जो कि उन्होंने यहाँ पर लर्न किए थे। सिमुलेशन बेस्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये है कि हम लाइव सिनेरियो यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम डमीज के अंदर साइनोसिस को दिखा सकते हैं, हम डमीज के अंदर हाइपोथर्मिया दिखा सकते हैं, हम डमीज के अंदर ब्लीडिंग को दिखा सकते हैं, जो कि आज से पहले ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल भी हम इस तरह से विजिबली नहीं दिखा पाते थे। इन चीज़ों की वजह से, इन ट्रेनिंग्स की वजह से हमारी नर्सेस को, मिडवाइफ्स को हेल्प मिलती है कि वो यहाँ पर एक्चुअल सिनेरियोस को प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद पेशेंट्स पर जब उनको इन चीज़ों से वो इनकाउंटर करें, जब वहाँ पर वो जाके देखेंगे तो उनको समझ में आता है और फिर वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और उस पेशेंट की मैनेजमेंट में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाते हैं। थैंक यू फातिमा। मिसबा, इससे पहले कि हम आपसे मजीद सिमुलेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस या इनोवेशंस के बारे में सुने, मैं एक सवाल यहाँ पर फेसबुक कमेंट से पिक करके करना चाहती हूँ और मिसबा सवाल भी मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है और बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। दो कमेंट्स हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि नर्सेस की जो इमिग्रेशन है या हम कहते हैं टर्न ओवर है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सूरत में जो नर्सेस की जो पीछे रह जाते हैं, उनकी वेलबींग और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए या उनके बर्नआउट के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं? तो मिसबा, अगर आप पहले इसके बारे में कुछ कमेंट करें और फिर आपके हम इनोवेशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। अलवीना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और वैलिड सवाल है जो आजकल के टाइम में हमारे पास बहुत ही कॉमन नज़र आता है हमें। नर्सेस जो है वो उनका, मैं कहूँगी पुराने ज़माने से जो आज का ज़माना है उसमें उनके ऑप्शंस, जो कैरियर ऑप्शंस है वो आउटसाइड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे नर्सेस का टर्नओवर बहुत बढ़ गया है। बहुत सी नर्सेस बहुत जल्दी अस्पताल को छोड़कर जा रही है। इसकी वजह से जो पीछे लेफ्ट ओवर नर्सेज है, जो पीछे नर्सेज रह जाती हैं, वो क्योंकि शायद उन पे वर्कलोड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत अंडर एस्टिमेट हो जाती है, डीमोटिवेट हो जाती है। तो जो हम करते हैं हमारे अस्पताल में, हम उन नर्सेस के लिए डिफरेंट मोटिवेशन सेशंस करते हैं। हमारे पास जो है वो CHC जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर एम्प्लॉय हेल्थ की सर्विसेज अवेलेबल है। नर्सेज अगर बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाती है तो वो डॉक्टर्स से जाके कोई काउंसलिंग सेशंस भी ले सकती है। वार्ड में जो यूनिट लेवल पे अगर मैं बताऊं तो यूनिट लेवल पे हम डिफरेंट रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करते हैं नर्सेस को। जैसा कि फातिमा ने मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइंस को डिस्कस किया था, तो हम म्यूज में चैंपियंस बनाते हैं। तो हम चैंपियंस को ट्रॉफी तो नहीं बट छोटी सी स्वीट है या चॉकलेट है, इस तरह की चीजें देके, एजाज देके उनको रिवॉर्ड्स देते ताकि वो खुश हो जाएं। मतलब छोटी सी हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ताकि नर्सेस को बहुत मोटिवेशन मिले। इसके अलावा हमारे यूनिट्स के अंदर हम, अगर मैं कहूँ कि मैनेजमेंट के लोग हैं, जैसे हेड नर्स हो गई, नर्स इंस्ट्रक्टर्स हो गई, या इवन हमारी नर्स स्पेशलिस्ट भी है, वो नर्सों के साथ मिलके मरीजों की केयर में इन्वॉल्व होती है। एक बहुत ज़्यादा टाइम वो बेड साइड पे गुजारती है ताकि नर्सिस को कभी भी ये ना लगे कि वो अकेले काम कर रही है। उन्हें हमेशा ये लगे कि हमारी मैनेजमेंट हमें सपोर्ट कर रही है और हमारे साथ मिलके काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें नर्सिस के बर्नआउट को काफ़ी हद तक कम करती हैं। मिसबा, आपने बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट जवाब दिया। इसके साथ ही साथ मेरे ख्याल में एक जो नया कॉन्सेप्ट है वो मेंटल कोच का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयज के लिए, और न सिर्फ नर्सेस के लिए बल्कि तमाम एम्प्लॉयज के लिए जो इस तरह की किसी सिचुएशन का से गुजरते हैं, उसका तजुर्बा करते हैं, तो हमारे पास मेंटल कोच मौजूद होते हैं जो इस तरह की बर्नआउट की फीलिंग्स में हमें कोचिंग करते हैं। पीयर सपोर्ट अवेलेबल है, इसके अलावा मेंटरशिप अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम सपोर्ट सिस्टम है जो कि हमें बर्न आउट से निपटने में मदद फराहम करता है। इस डिस्कशन में इस कदर वक्त हमारा हमने लिया और मेरे ख्याल में हमने काफी फ्रूटफुल डिस्कशन किया कि वक्त गुजरने का हमें पता ही नहीं चला। तो हम अब के बहुत हमारे लिए मुश्किल है कि हम इसको जल्दी से वाइंड अप करें, पर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आखिरी थीम की जानिब जाएं, और जिसके लिए बहुत सारे कमेंट्स हमें आते हैं कि नर्सेस का जो रोल है बेड साइड के ऊपर वो तो बड़ा ही नुमायां है, कम्युनिटीज के अंदर बड़ा ही नुमायां है,
लेकिन लीडरशिप के ऊपर या नर्सिंग लीडरशिप का आज के दौर में किस किस्म का तस्वुर है और ये किस कदर जरूरी है। तो अब मैं अपने मेहमान से गुजारिश करूंगी कि वो कुछ देर इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल करें। तो शुक्रिया अलवीना आपके इस क्वेश्चन का। तो नर्सिंग प्रोफेशन में जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो ये एक बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है, ठीक है। लीडरशिप जो है वो बहुत ही जो है डाइवर्स पाथवे है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, और ये ओपन अप करता है अपॉर्चुनिटीज नर्सिस के लिए रिसर्च में, एकेडमिक टीचिंग में और फर्दर इनकी जो है इवेल्युएशन में। और इसी के साथ साथ नर्सिस सिर्फ बेड साइड तक महदूद नहीं है, ठीक है। नर्सिस अपनी एजुकेशन, अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पर अपने कैरियर लैडर को चूज करते हैं, और कैरियर लैडर जो है वो क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क तक जो है वो वसी है, ठीक है। और इसी के साथ क्लिनिकल टास्क में हमारे पास जो है वो नर्स इंस्ट्रक्टर्स, एडवांस प्रैक्टिशनर नर्स, नर्स स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में हेड नर्सेज, नर्स मैनेजर्स और चीफ नर्सिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। अलवीना, मैं शामिर की बात में थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी। नेशनल लेवल पे जो हमारे पास ये कैडर्स अवेलेबल हैं वो तो बहुत ही बेमिसाल हैं, बल्कि नर्सों ने इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत नुमाया किरदार अदा किया और अपने करियर लेडर अचीव किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हमारे पास नर्स प्रैक्टिशनर की है। अगर हम इंटरनेशनली भी इवैल्यूएट करें तो हमारे पास स्पेशलिटीज़ की नर्स इंस्ट्रक्टर्स, नर्स प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ मरीज़ की असेसमेंट में इन्वॉल्व हैं बल्कि मरीज़ के ट्रीटमेंट में भी इन्वॉल्व हैं और उनको दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करती हैं। मतलब वो डॉक्टर्स के रोल में शाना बशाना उनके साथ होती हैं। तो ये भी एक अलहदा और एक मुनफरिद रोल है जो कि इंटरनेशनली नर्सेज ने एक्वायर किया है। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो हमारे पास दूसरी भी स्पेशलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें हमारे पास सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स एनेस्थेटिस्ट होती हैं, सर्टिफाइड ट्रॉमा नर्स होती हैं, जीरियाट्रिक नर्स होती हैं। तो ये सारे जो मुनफरिद स्पेशलिटीज़ हैं वहाँ पर भी नर्सेज ने अपना बहुत ही एक मुनफरिद रोल अदा किया है, जिसमें हम नर्सेज की लीडरशिप को एवेल्युएट कर सकते हैं। अलीज़ा, आपने काफ़ी ही वैलिड पॉइंट डिस्कस किया। अगर नर्सिंग लीडरशिप की बात की जाए तो अंडर अम्ब्रेला ऑफ सेंट्रल ऑफिस ऑफ नर्सिंग डिवीज़न नर्सिंग प्रैक्टिस ऑफिस है, नर्सिंग ऑपरेशन ऑफिस है। वहाँ पे हमारी नर्सेस पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रही होती हैं। तो ये नर्सिंग का जो काम है ये सिर्फ बेडसाइड तक महदूद नहीं है, जो कि हमारा एक बैक ऑफ द माइंड एक थॉट होती है कि नर्सेस बेडसाइड पे काम कर रही हैं, बट नहीं, वो लीडर्स भी हैं और वो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम कर रही होती हैं। तो ये एक बड़ा मुनफरद रोल है जो नर्स लीडर्स का है। अगर हम एग्जाम्पल लें रीसेंट सैलाब की, तो वहाँ पे जितना भी अमला था उसको नर्स का टास्क फोर्स पहुँचाना, वो मेक श्योर करना, उसमें नर्सेस ने काफ़ी लीडरशिप रोल अदा किया, उसको लीड किया, मेक श्योर किया कि वहाँ के लोगों को प्रॉपर सर्विसेज मिले और वो टाइमली ट्रीट हो सके। तो अगेन मैं ये कहूँगी जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे जो इस टॉक का थीम है nurses heartbeat of the system, so basically this talk shows कि nurses are actually heartbeat of this system. मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ और बहुत ही ज़्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ कि हम सब इस शोबे का हिस्सा हैं और इससे मुंसलिक हैं। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नर्सेस बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने मरीज़ों की ज़िंदगी पे डालती हैं, न सिर्फ ये बल्कि कम्युनिटी के अंदर, उनके ख़ानदानों के ऊपर और अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा मुस्बत तरीके से असर अंदाज होती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मुख्तसर वक्त की वजह से हम आपको नहीं बता पाए, लेकिन मुख्तसरन जैसे इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स हैं, इनका मुजाहिरा करना ताकि हम अपने पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड कर सकें। रोजमर्रा में जब हम मरीज को दवाएं देते हैं तो उन दवाओं को बारकोडिंग के जरिए से जांचना और कंफर्म करना कि हम सही मरीज को सही दवा सही टाइम पे सही रूट के जरिए से सही मिकदार में प्रोवाइड कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें नजर आती हैं। इस सेशन को खत्म करने से पहले
मैं जो है वो 3 R's पर बात करूंगी। मुझे अंदाजा है कि मैंने अल्फाबेट्स को बहुत ज्यादा फोकस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जब समातों से गुजरते हैं तो हमें याद रह जाते हैं। तो जो मेरे 3 R's हैं उसमें सबसे पहला ये है कि इस शोबे के लिए या इस प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट की जरूरत है। हमें रोजमर्रा में अपने मरीजों से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनके खानदान से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन आज जिस रिस्पेक्ट की मैं बात कर रही हूँ या उसकी तरफ निशानदही कर रही हूँ, ये दरअसल वो रिस्पेक्ट है जो डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जब नर्सेस को इन्वॉल्व किया जाए। क्योंकि अभी हमने इस गुफ्तगू से समझा कि नर्सिंग के अंदर हमारे पास बहुत से काबिल लोग मौजूद हैं जो रिसर्चेस के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने आप को तैयार करते हैं और इवॉल्व करते हैं। हम अगर नर्सिंग प्रोफेशन को देखें तो ये कदीम तरीन प्रोफेशन है और ये जमाना कदीमी से बहुत ज्यादा इवॉल्व होके आज जिस सूरत में हमारे पास मौजूद है, इसे हम एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस कहते हैं। मेरी गुफ्तगू का दूसरा जो आर है वो बेसिकली रिवॉर्डिंग है। अब रिवॉर्डिंग से मेरी मुराद सिर्फ तनख्वाह नहीं है, कॉम्पनसेशन नहीं है, हालांकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जुज है, लेकिन इस वक्त रिवॉर्डिंग से मेरा मुराद ये है कि इन्हें एम्पावरमेंट दी जाए, इन्हें इन्वॉल्व किया जाए, इन्हें जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा बनाया जाए। और जो आखिरी आर है, रिवॉर्ड तो अल्लाह मियाँ की जानिब से मिलता है, जजा जो है वो जो भी हम खिदमत करते हैं उसकी जजा अल्लाह ताला की जानिब से मिलती है। लेकिन जो तीसरा आर है वो असल में हमें रिकॉग्निशन की तरफ लेकर आता है और इससे मुराद ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी सतह पे तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो नर्सिंग को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें एक आला सतह देते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे इस शोबे को मजीद रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं इनको मजीद जो है वो फ्लोर पे लाने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। तो इसी के साथ में हम अपने फेसबुक लाइव को आज खत्म करते हैं। इससे पहले एक मैं बहुत ही खूबसूरत सा शेर आज के लिए, हमारे मेहमानों के लिए और साथ में जितनी भी नर्सेज हमें देख रही हैं इनके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो फेसबुक लाइव पे हमारा कारवां मौजूद है ये इसी की एक जिंदा मिसाल है। इसी के साथ आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।